हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है माइंड योर इकोनॉमिक्स विद सिमरन सहगल, जहां पर हम यूजीसी नेट जेआरएफ इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स की तैयारी करते हैं। तो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो सीरीज़ थी वो स्टार्टेड थी, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हम कर रहे थे। जिन जिन ने भी मुझे अभी पहली बार ज्वाइन किया है वो जान लीजिए हम कितना आगे बढ़ चुके हैं इस टॉपिक में। तो हम डिमांड थ्योरी जो है कंप्लीट कर चुके हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट कर चुके हैं, कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी भी जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं, और पिछली कुछ क्लासेस में हमने ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी को भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो हमारी जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है उसमें कितने टॉपिक्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 5 + 5 10 टॉपिक हैं। ठीक है, अब ये 10 टॉपिक हमें करने हैं, जिनमें से 4 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसकी जितनी भी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है इन सब टॉपिक्स की, उसे मैं आई बटन में ऊपर लिंक कर दूंगी। यहाँ पर हो गए, यहाँ पर आप जाकर चेक कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके मिस हो गए हैं, ताकि आप जो है जल्दी से फॉलो अप कर लें। नेक्स्ट, अभी जो हमें पढ़ना है इस वीडियो में, दैट इज़ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, जिसका थंबनेल आपने देखकर क्लिक किया है इस वीडियो पर, कि आज हम रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ने वाले हैं। क्लियर। जो नेक्स्ट हमारा सेशन तो नहीं कहूँगी, क्योंकि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी की भी हमारी कुछ क्लासेस लगेंगी। अप्रॉक्स 3 क्लासेस के अंदर मैं ये जो टॉपिक है कंप्लीट करने वाली हूँ। तो इन 3 क्लासेस के बाद हम स्टार्ट करेंगे प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, इनकम इफेक्ट क्या है, और नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, गिवन गुड्स के केस में कैसा होता है, हम सबको पता है ना। इससे रिलेटेड हमेशा हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है, और हमेशा कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहती है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है ना। तो वो सब कन्फ्यूजन हमारी जल्दी ही कंप्लीट होने वाली है अगली 2 क्लासेस के बाद। क्लियर। चलिए, तो आप जिन जिन ने भी मुझे पहली बार ज्वाइन किया उनके लिए मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम सिमरन सहगल है। मैं पिछले 3 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ। मैंने 2 बार यूजीसी नेट जेआरएफ खुद क्वालिफाई किया है इकोनॉमिक्स में। मेरा आर्टिकल जो है पब्लिश्ड है ऑप्टिमा में, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो जाकर गिवन ISBN नंबर पर चेक भी कर सकते हैं। देन रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी मैंने काफ़ी सारे अंडरटेक किए हैं जिन पर मैंने काम किया है। देन मैं एक दिल्ली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होल्डर भी हूँ। तो ये पूरी लिस्ट है आप सबके सामने, जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मुझसे क्यों पढ़ना चाहिए। चलिए, अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको लिस्ट दिखा देती हूँ कैसे कैसे रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी को हम कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 4। अब ये 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस सीरीज का थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का ये 4th टॉपिक चल रहा है। ठीक है, पहले 3 टॉपिक जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, सबकी जो लिंक है वीडियोस की मैं डालती हूँ, हर वीडियो के नीचे आपको लिंक्स मिलेंगे, उन्हें आप चेक कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। ठीक है, अब ये रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का पार्ट 1 है। इसके बाद 2 और पार्ट्स आने वाले हैं, एक कल आएगा, एक परसों आएगा। ठीक है, तो आपकी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी 3 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे व्हाट इज रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कह लीजिए या थ्योरी कह लीजिए, है ना। हाइपोथेसिस हमने रिसर्च एप्टीट्यूड में भी किया है ना। तो हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस इज बेसिकली अ स्टेटमेंट जिसे हम या तो रिफ्यूट करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं। यूजुअली हम उसे रिफ्यूट या रिजेक्ट करने की ही कोशिश करते हैं, है ना, क्योंकि वो क्या रिप्रेजेंट करती है, सिग्निफिकेंस रिप्रेजेंट करती है, इनसिग्निफिकेंट रिप्रेजेंट करती है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि जो हमारी हाइपोथेसिस होती है, दैट मीन्स ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर नल हाइपोथेसिस की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो जो नल हाइपोथेसिस रहती है उसे हम रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप बताइए कि वो इनसिग्निफिकेंट होती है इसीलिए हम उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, या वो सिग्निफिकेंट है इसीलिए उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। चलो, तो ये हो गया हमारा व्हाट इज रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस, यानी कि एक अजम्पशन है ये रिवील्ड प्रेफरेंस की, या फिर एक थ्योरी है, एक स्टेटमेंट है जो दी गई थी किसके द्वारा, अभी पता चलेगा किसने दिया है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट इज व्हाट आर दी अजम्पशंस ऑफ आरपीटी। आरपीटी इज सिंपली रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। तो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी की क्या क्या अजम्पशंस है, हमें पता है हर थ्योरी की, अभी तक जितनी भी हमने थ्योरी करी है, डिमांड थ्योरी और क्या किया है हमने, कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, इन सब की हमने क्या करी है, अजम्पशंस करी है ना। कि हर थ्योरी जो है वो किसी ना किसी अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होती है, कुछ ना कुछ हमने उसके अंदर अज्यूम किया है, तभी हम एक लॉ बना पाए हैं, है ना। ऐसे ही रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी भी कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, वो क्या है वो भी हम पढ़ेंगे।
नेक्स्ट जो इस पार्ट का हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज हाउ टू डिराइव द डिमांड कर्व अंडर आरपीटी। आरपीटी के अंदर हम डिमांड कर्व कैसे बनाते हैं। जैसे हमें पता है डिमांड कर्व हमने बनाया था डिमांड थ्योरी में, कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होती है ना। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या आरपीटी के अकॉर्डिंग भी होता है हमारा डिमांड कर्व, ये हम चेक करने वाले हैं आज। क्लियर। तो ये जो तीनों टॉपिक्स हैं हमारे इस पार्ट का कंसर्न रहने वाले हैं कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है ही क्या, उसकी क्या स्टेटमेंट है, किसने दी है, कौन से ईयर में दी गई थी, देन अजम्पशंस क्या क्या है हमारी आरपीटी की, क्योंकि अजम्पशंस जो है किसी भी थ्योरी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेपर में बैठ रहे हैं, यूजीसी नेट में बैठ रहे हैं या किसी भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एग्जाम में बैठने वाले हैं, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना कई बार अजम्पशंस में से ही आते हैं और ज़्यादातर अजम्पशन में से ही होते हैं, वो या तो आपके मेन क्रक्स में से होते हैं थ्योरी के या फिर अजम्पशंस में से होते हैं। क्लियर। और नाम क्या है ऑथर का और प्रोपाउंडर का और किस ईयर में आई, कौन सी बुक में लिखी गई थी, ये सब तो इम्पॉर्टेंट होता ही है ना। चलो, और जो हमने नेक्स्ट पढ़ना है दैट इज हाउ टू डिराइव डिमांड कर्व फ्रॉम आरपीटी। चलिए, अब ये टॉपिक्स तो हो गए पार्ट 1 का कंसर्न। अब पार्ट 2 और पार्ट 3 में कौन कौन से टॉपिक हम करने वाले हैं वो भी देख लीजिए। ये देखो, फोर्थ टॉपिक क्या है, डेरिवेशन ऑफ आईसी अंडर आरपीटी। आईसी क्या है हमारा, इंडिफरेंस कर्व। तो आरपीटी जो है वो भी इंडिफरेंस कर्व को डिराइव कर देता है। जी हाँ, हमने ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी में पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व, लेकिन हमने वहां पर सिर्फ इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि वो क्या होता है, उससे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है ना। लेकिन हमने सॉरी हमने डिराइव नहीं किया था वहाँ पर आईसी हमने बस अज्यूम किया था कि हाँ आईसी नाम की एक चीज़ होती है, ऐसे ऐसे हम उसको बनाते हैं, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है। लेकिन हमने उसे डिराइव नहीं किया था। डिराइव अब हम कहाँ करेंगे, इस आरपीटी थ्योरम के अंदर, ठीक है, दैट इज रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के अंदर हम इसे डिराइव करेंगे। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसे मैं सेकेंड जो हमारा पार्ट है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का उसमें डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट इज वार्प एंड शार्प, दैट इज वीक एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस एंड स्ट्रॉन्ग एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस, है ना। यही दो टॉपिक्स जो हैं आप अपने मन में सोचकर आए होंगे ये वीडियो देखने के लिए कि ये दोनों टॉपिक्स पढ़ेंगे, लेकिन आपको आते ही पता चला कि भाई इससे अलावा भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं हमारे रिवील्ड प्रेफरेंस में, है ना, कि क्या असम्पशंस है, क्या डिमांड कर्व कैसे डिराइव होता है, आईसी कैसे डिराइव होता है, ये भी इस थ्योरी के अंदर है ना। तो पहले हमें वो चीज़ें कवर करनी है, उसके बाद हम आएंगे वीक एक्सियम और स्ट्रॉन्ग एक्सियम के ऊपर इन द थर्ड पार्ट ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। क्लियर। चलिए, अब बिल्कुल भी देर ना करते हुए हम टॉपिक की तरफ आते हैं। रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस। देखो, अब रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस दिया ही किसने है, या रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी दी ही किसने है, ये दी है एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं ये, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इकोनॉमिस्ट हैं, इनकी बुक्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है अमंग द वेरियस इकोनॉमिक स्टूडेंट्स। आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा, ही इज़ मिस्टर पॉल एंथनी सैमुएल्सन, ठीक है, हमने बहुत सुना है पी सैमुएल्सन या पी ए सैमुएल्सन। तो पी ए सैमुएल्सन वही हैं जिन्होंने रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस दी है, ठीक है। कब दी थी, ईयर क्या है इसका, ईयर है 1938, ठीक है। तो पी ए सैमुएल्सन ने या पॉल सैमुएल्सन ने 1938 के अंदर रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस जो है वो दी थी। क्लियर। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि जिस भी इकोनॉमिस्ट के बारे में आप पढ़ रहे हैं वो कौन से स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है। स्कूल ऑफ थॉट क्या है, स्कूल ऑफ थॉट इज सिंपली कि ये हमने डिस्टिंक्शन कर दी है इकोनॉमिक्स में, अलग अलग जितने भी हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनके बीच में, कि वो किस तरीके से सोचते हैं, ठीक है, उनकी सोच क्या है कि कैसे चलती है हमारी इकोनॉमी, इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है हमारी इकोनॉमी में। तो उसको सोचने के लिए अलग अलग लोगों के थॉट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने कुछ स्कूल्स बना दिए हैं। जैसे क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट होता है, केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट होता है, देन न्यू क्लासिकल है, नियो केनेजियन है, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स है। तो इन स्कूल ऑफ थॉट्स में से पॉल सैमुएल्सन कौन से स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं नियो केनेजियन से, ठीक है। सो ही इज अ नियो केनेजियन इकोनॉमिस्ट। समझ में आती है ये चीज़ सबको। चलिए, हमें पता चल गया कि रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस किसने दी है, पॉल एंथनी सैमुएल्सन जी ने दी है। कौन से ईयर में दी है, 1938 में दी है। कौन से स्कूल ऑफ थॉट से ये बिलोंग करते हैं, ये नियो केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट से
बिलोंग करते हैं। चलिए, अब रिवील्ड प्रेफरेंस की जो हाइपोथेसिस है, दैट मीन्स जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो हमें पढ़नी है। ठीक है, दिस इज बाय चूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स इन एनी वन बजट कंस्ट्रेंट। बाय चूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स इन एनी वन बजट कंस्ट्रेंट, consumer reveals his preference for that particular combination over any other bundle affordable। क्या मतलब है इसका कि अगर मैं किसी गिवन बजट कंस्ट्रेंट की बात करती हूँ, किसी गिवन बजट की बात करती हूँ, उस बजट के अंदर अगर मैं किसी भी 2 गुड्स या 3 गुड्स, जितनी भी गुड्स है मेरी, उनका एक कॉम्बिनेशन जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होते हैं, अलग अलग क्वांटिटीज़ अवेलेबल होती हैं मार्केट में किसी भी कमोडिटी की। तो मैंने एक बंडल जो है उसे चूज कर लिया, उसे कंज्यूम कर लिया या उसे खरीद लिया। ठीक है, तो अगर मैं उसे खरीद लेती हूँ तो मैं अपनी प्रेफरेंस उस पर्टिकुलर बंडल के लिए रिवील कर देती हूँ मार्केट को कि अगर मुझे इस बजट कंस्ट्रेंट के अंदर चॉइस दी जाए तो मैं इसी बंडल को हमेशा चूज करूंगी। समझ में आती है ये चीज़? और किसी भी बंडल को मैं चूज नहीं करूंगी अगर वो बंडल अफोर्डेबल है तो। इसका मतलब अगर उसी बजट कंस्ट्रेंट के अंदर मैं किसी और बंडल को ले सकती थी, फिर भी मैंने उसे ना लेकर इसी पर्टिकुलर बंडल को सिलेक्ट किया है, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपनी प्रेफरेंस जो है वो मार्केट को रिवील कर रही हूँ। समझ में आती है ये चीज़? क्या बोला मैंने? अगर मैं मार्केट में जाती हूँ और कुछ क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटीज़ सिलेक्ट कर लेती हूँ, कंज्यूम कर लेती हूँ, खरीद कर ले आती हूँ, तो मैं अपनी प्रेफरेंस उस बंडल के लिए मार्केट को रिवील कर देती हूँ कि अगर इस बजट कंस्ट्रेंट में मुझे चॉइस दी जाए तो मैं हमेशा किस बंडल को चूज करूंगी, इसी बंडल को चूज करूंगी, किसी और बंडल को चूज नहीं करूंगी अगर वो अफोर्डेबल है तो भी। क्लियर? यही है हमारी रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस, जिसमें सैमुएल्सन जी ने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जो भी कंज्यूमर मार्केट में जाकर खरीदता है उससे हमें पता चलता है कि उसकी क्या प्रेफरेंसेस हैं और उसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली हम उससे प्राइस चार्ज करते हैं। क्लियर? अगर कोई भी कंज्यूमर मार्केट में आ रहा है तो वो खुद से ही अपनी प्रेफरेंस तुमको बता दे रहा है, खुद से ही रिवील कर दे रहा है। कैसे? क्योंकि वो उस चीज़ को खरीद रहा है। ठीक है, बार बार आकर वो सेम चीज़ को खरीद रहा है, तो तुम्हें पता चल जाता है कि उसकी प्रेफरेंस उस प्रोडक्ट के लिए है ओवर एनी अदर प्रोडक्ट विच इज़ अफोर्डेबल। क्लियर? जैसे अगर मैं मार्केट में जाती हूँ और मुझे 20 रुपये के चिप्स खरीदने हैं, मैं हमेशा दुकानदार के पास जाती हूँ और मैं ब्लू वाले लेज़ ही खरीद कर लाती हूँ। ठीक है, अगर मैं ब्लू वाले लेस खरीद कर आ रही हूँ जबकि मेरे पास ऑप्शन ऑरेंज वाले का भी है, ग्रीन वाले का भी है, येलो का भी है, रेड का भी है, फिर भी मैं जब भी उस दुकानदार के पास जाती हूँ मैं वो सिर्फ ब्लू वाले लेस ही लेकर आती हूँ। तो उससे मैं रिवील क्या कर रही हूँ उस शॉपकीपर को? मैं ये रिवील कर रही हूँ कि क्योंकि वो सारे जो येलो वाला लेस है या रेड वाला लेस है या ग्रीन वाला लेस है वो अफोर्डेबल भी है, मैं उसी 20 रुपये के अंदर उनको भी खरीद सकती हूँ, फिर भी मैं हमेशा आकर रिवील कर रही हूँ उसे अपनी प्रेफरेंस कि मुझे तो ये ब्लू वाला ही पसंद है, मुझे तो ये ब्लू वाला ही लेना है। तो शॉपकीपर को अगली बार पता होगा, वो हो सकता है पहले से ही निकाल कर रखे कि हाँ भाई ये तो चिप्स लेने के लिए आई है तो इसे ब्लू वाला लेस ही चाहिए होगा। समझ में आती है ये चीज़? तो इसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर हम प्राइस भी डिटरमिन कर सकते हैं, क्योंकि जिस चीज़ के लिए इंसान अपनी प्रेफरेंस दिखा रहा है इसका मतलब वो उसके लिए कोई भी प्राइस पे करने के लिए रेडी होगा। क्लियर है ये चीज़? समझ में आती है सबको? चलिए, नेक्स्ट इज अजम्पशंस ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस। कि रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस की अजम्पशंस क्या हैं? वैसे तो बहुत सारी अजम्पशंस हैं, लाइक ऑर्डिनल या कार्डिनल की तरह बहुत सारी इसकी भी अजम्पशंस हैं, लेकिन हमें सब कुछ पढ़ने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये 3 जो अजम्पशंस हैं अगर ये हमें पता है तो इससे हम रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस को अच्छे से समझ सकते हैं। फर्स्ट अजम्पशन क्या है? फर्स्ट अजम्पशन इज द अजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी। रैशनैलिटी की जो अजम्पशन है वो हमने ऑर्डिनल और कार्डिनल में भी पढ़ी थी, दैट मीन्स अल्फ्रेड मार्शल और हिग्स एंड एलन की थ्योरी में भी हमने पढ़ी थी। रैशनैलिटी का मतलब क्या है? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का क्या मतलब होता है? मोर इज बेटर। जितना ज़्यादा आप मुझे किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी दोगे उतना ज़्यादा मैं सेटिस्फाई होती रहूँगी उस कमोडिटी से। क्लियर? मतलब जितनी ज़्यादा मेरे पास क्वांटिटी होगी किसी भी कमोडिटी की उतनी ज़्यादा मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती रहेगी। क्लियर?
तो यहाँ ये रैशनैलिटी की अजम्पशन यहाँ पर भी सेम यही अप्लाई होती है कि हमेशा कंज्यूमर अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचेगा, वो कभी भी किसी मिनिमम चीज़ के ऊपर सेटल नहीं होगा। वो एक रैशनल कंज्यूमर है कि वो मोर इज़ बेटर की तरफ ही हमेशा जाने वाला है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारी अजम्पशन कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी में हमें वर्ड नज़र आ रहा है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है? जैसे आप अपने स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हम कहते हैं ये बच्चा जो टॉप कर रहा है ये इसीलिए टॉप कर रहा है क्योंकि ये कंसिस्टेंट है, या फिर ये बच्चा 6th क्लास से 12th क्लास तक कंसिस्टेंटली टॉप कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि लगातार वो बच्चा जो है वो टॉप कर रहा है, उसकी जो पोजीशन है वो एक ही लेवल पर मेंटेन्ड है, उसके अलावा वो या तो नीचे आ रहा है और ऊपर तो वो जा ही नहीं सकता सिंपली, है ना, टॉप ही कर रहा है। तो चलो, तो कंसिस्टेंसी की अजम्पशन क्या कहती है कि जो कंज्यूमर है उसकी प्रेफरेंसेस कंसिस्टेंट होंगी। इसका मतलब वो लगातार सेम चीज़ों को ही कंज्यूम करेगा, सेम तरीके से ही उसकी प्रेफरेंसेस रहेंगी, उसकी प्रेफरेंसेस चेंज नहीं होती मार्केट में। ठीक है, अगर वो आज एप्पल को ओवर ऑरेंज प्रेफर करता है तो वो कल भी एप्पल को ओवर ऑरेंज प्रेफर करेगा और 10 साल बाद भी वो एप्पल को ओवर ऑरेंज प्रेफर करेगा। क्लियर? वो कंसिस्टेंट है, उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो कंसिस्टेंट है, लगातार सेम रह रही हैं। चलिए थर्ड अजम्पशन क्या है? ट्रांजिटिविटी की अजम्पशन है। ट्रांजिटिविटी क्या होता है? ट्रांजिटिविटी में वर्ड तुमको दिखना चाहिए 3, ठीक है, टी है, जैसे टी 3, ठीक है, ट्रांजिटिविटी 3। तो इसमें 3 का तुम्हें सोचना है कॉन्सेप्ट। 3 का कॉन्सेप्ट क्या है? ए बंडल, बी बंडल एंड सी बंडल। ठीक है, इफ ए बंडल इज प्रेफर्ड ओवर बी बंडल, क्या बोला मैंने? इफ अ कंज्यूमर प्रेफर्स बंडल ए ओवर बंडल बी एंड द अदर केस इज द कंज्यूमर प्रेफर्स बंडल बी ओवर बंडल ए, बंडल सी। ठीक है, सबसे पहला केस क्या है? व्हेन बंडल ए इज प्रेफर्ड ओवर बंडल बी। सेकेंड केस इज व्हेन बंडल बी इज प्रेफर्ड ओवर बंडल सी। ठीक है, अब इस केस में अगर ए बी से प्रेफर्ड है, बी सी से प्रेफर्ड है, तो इनडायरेक्टली ए विल बी प्रेफर्ड ओवर सी। क्लियर है ये चीज? अगर मैं एप्पल को ओवर बनानास प्रेफर करती हूँ और बनानास को ओवर ऑरेंज प्रेफर करती हूँ तो ऑब्वियसली मैं एप्पल्स को ओवर ऑरेंजेस प्रेफर करती होंगी, है ना? ये सही चीज़ है बिल्कुल। तो यही प्रेफरेंस कैसी है? ये प्रेफरेंस ट्रांजिटिव प्रेफरेंस है। इसका मतलब अगर मैं एक बंडल को दूसरे पर प्रेफर करती हूँ, दूसरे को तीसरे पर प्रेफर करती हूँ, तो इनडायरेक्टली मैं पहले को तीसरे से प्रेफर कर रही हूँ। दिस इज सिंपली दी अजम्पशन ऑफ ट्रांजिटिविटी। क्लियर है ये सबको अच्छे से? चलिए, तो ये 3 अजम्पशंस जो है आपको याद रखनी है रिवील प्रेफरेंस थ्योरी में। फर्स्ट इज रैशनैलिटी, सेकंड इज कंसिस्टेंसी एंड थर्ड इज ट्रांजिटिविटी। चलिए, यहाँ पर हमारी हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट पता चल गई, किसने दिया है पता चल गया, ईयर पता चल गया और अजम्पशंस भी हमें पता चल गए। नेक्स्ट इज डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व, कि आप डिमांड कर्व कैसे आपका डिराइव होता है पर्टिकुलरली आरपीटी थ्योरम के अंदर। ठीक है, अब ये जितनी भी एक्सप्लेनेशन है इसको आप पॉज कर बाद में पढ़ लीजिएगा, या फिर आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। माइंड योर इकोनॉमिक्स कर मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, आप वहाँ पर चले जाइएगा। मैं इसकी पीडीएफ जो है आपको वहाँ पर सेंड कर दूँगी, और पहले जितनी भी मेरी वीडियोज़ हुई हैं उसकी भी मैंने पीडीएफ जो है वहीं पर सेंड कर दी है। तो अगर आप ये पढ़ना चाहते हो तो आप या तो पॉज कर भी पढ़ सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो और वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर? अभी हम सिर्फ समझेंगे कि टॉपिक क्या है। चलो, तो ये देखो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, ये मेरा खुद का हाथ से बनाया हुआ डायग्राम है। ठीक है, बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने बनाया है ब्लैक, ब्लू, रेड पेन्स को यूज़ करके। ठीक है, अपनी जो मेरी मेन नोट्स हैं उसमें तो मैंने बहुत ही रफ तरीके से बनाया हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों को वो इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो मैंने उससे बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। क्लियर? तो चलो, अब हम डिराइव करते हैं कि डिमांड कर्व कैसा बनता है हमारे रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में। हम अज्यूम करते हैं कि मेरा इनिशियल बजट कंस्ट्रेंट क्या है। इनिशियल बजट कंस्ट्रेंट है मेरा AB। ठीक है, ये जो ब्लैक वाली लाइन है दिस इज
मेरा इनिशियल बजट कंस्ट्रेंट। पहले हम पढ़ चुके हैं ऑर्डिनल वाले वीडियो के अंदर कि जो बजट कंस्ट्रेंट होता है या जो बजट लाइन होती है वही सेम चीज़ है। तो बजट लाइन जो है मेरी कैसी होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होती है। इसीलिए मेरी बजट कंस्ट्रेंट कैसी बनी है, देखो ऐसी ही डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है। मैंने अज्यूम क्या किया, मेरी इनिशियल जो बजट लाइन है वो क्या है, AB, ठीक है। अब AB के ऊपर मैं कौन सा बंडल मार्केट में जाकर खरीदती हूँ, अगर मेरा जो बजट है वो AB है तो इस पर मैं कौन सा बंडल ऑफ गुड X एंड गुड Y परचेज करती हूँ। मैंने अज्यूम किया कि मैं परचेज करती हूँ बंडल Z, ठीक है। बंडल Z को मैं क्या कर रही हूँ, परचेज कर रही हूँ अगर मेरी इनकम कितनी है, AB है, या फिर मेरा बजट कितना है, AB है। तो इस पर मैं X की कितनी ले रही हूँ क्वांटिटी। अब देखो Y का जो चीज़ है वो आप बिल्कुल सेम तरीके से पढ़ सकते हो। मैं आपको X के रिस्पेक्ट में समझा रही हूँ, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप सेम चीज़ Y के ऊपर भी लगाकर देख सकते हो, ठीक है। अभी हम X का केस पढ़ेंगे यहाँ पर कि गुड X की मार्केट में क्या होगा। तो इस केस में जब मैं Z को अज्यूम किया मैंने कि इस बंडल को मैं लूँगी, तो X की कितनी यूनिट्स ली मैंने, X की ली मैंने OX1 यूनिट्स, इतनी ही यूनिट्स ली हैं, ठीक है, OX1। चलो अब जैसे ही मैंने इस बंडल Z को चूज किया मार्केट में जाकर, तो मैंने क्या किया है, अपनी प्रेफरेंस को रिवील किया है मार्केट में कि अगर मेरा बजट AB होगा, अगर मेरी इनकम AB जितनी होगी तो मैं हमेशा कौन सा बंडल चूज करूंगी, बंडल Z चूज करूंगी। इसका मतलब इस इनकम पे मैं सिवाय Z के कोई और बंडल चूज नहीं करूंगी, ठीक है। इसका मतलब जब भी मैं मार्केट में जाऊंगी इतने पैसे लेकर तो मैं हमेशा यही वाला बंडल सिलेक्ट करूंगी। इधर कोई बंडल होगा या फिर इधर कोई बंडल होगा, मतलब AZ के ऊपर या फिर ZB के ऊपर कोई भी बंडल होगा मैं उसे चूज नहीं करूंगी। अब जिस भी बंडल को मैं चूज नहीं करती हूँ ओवर अ सिंगल बंडल, उसे मैं क्या कहती हूँ, दैट इज रिवील्ड इनफीरियर टू माई बंडल। क्या बोला मैंने, जिस भी बंडल को मैं नहीं चूज करती हूँ अगर वो अफोर्डेबल भी है मेरे लिए ओवर मेरे जो मैंने अपना बंडल सिलेक्ट किया है उसके, तो वो सारे बंडल्स क्या हो जाएंगे मेरे लिए, वो रिवील्ड इन्फीरियर हो जाएंगे। इसका मतलब मैंने उनके लिए अपनी प्रेफरेंस रिवील करी है कि मैं उन्हें नहीं खरीदूंगी, वो मेरे लिए प्रेफरेबल बंडल्स नहीं हैं, वो मेरे लिए इन्फीरियर बंडल्स हैं। क्लियर। तो इसका मतलब ऑन बजट कंस्ट्रेंट AB जितने भी पॉइंट्स हैं एक्सेप्ट Z, वो सब क्या हो जाएंगे, रिवील्ड इन्फीरियर टू पॉइंट Z या फिर रिवील्ड इन्फीरियर टू बंडल Z। समझ में आती है ये चीज। चलो अब एक और चीज हमें समझनी है यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ AB जो मेरी बजट कंस्ट्रेंट है, इसके अंदर जितने भी अंदर बंडल्स होंगे, जितने भी अंदर पॉइंट्स होंगे AB के, क्या मैं उनमें से किसी को कंज्यूम करूंगी, तो मैं उनमें से किसी पॉइंट को भी कंज्यूम नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि वो मेरी बजट लाइन से नीचे हैं। ऑल्दो मैं उन्हें अफोर्ड ज़रूर कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी इनकम स्पेंड करके कुछ ऐसा बंडल भी तो ले सकती हूँ, ठीक है, जो मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। और वो बंडल कौन सा है, बंडल Z। इसका मतलब इस AB लाइन के ऊपर एक्सेप्ट Z जितने भी पॉइंट्स हैं, वो उन सब पॉइंट्स को मैं क्या कहती हूँ, रिवील्ड इन्फीरियर टू Z। एंड ऑल्सो द पॉइंट्स विच आर लाइंग बिलो दिस बजट कंस्ट्रेंट, ठीक है, AB से नीचे जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो भी मेरे लिए क्या है, रिवील्ड इन्फीरियर हैं Z से। क्लियर। Z से मेरे लिए वो क्या है, रिवील्ड इन्फीरियर है, क्योंकि मैं उन्हें परचेज नहीं करूंगी मार्केट में, मैं हमेशा Z को ही परचेज करूंगी। समझ में आती है ये चीज़ सबको अच्छे से। चलो अब बात आती है रिवील्ड प्रेफर्ड की, ठीक है। तो रिवील्ड प्रेफर्ड का क्या मतलब है, रिवील्ड प्रेफर्ड का मतलब है, या स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड का क्या मतलब है, स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड का मतलब है, अगर मैं बात करूं इस बजट कंस्ट्रेंट की, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है एक्सेप्ट Z वो इन्फीरियर है, जितने भी इसके अंदर हैं वो भी इन्फीरियर है, लेकिन जितने भी पॉइंट्स इसके बाहर हैं, ठीक है, AB से जितने भी ऊपर हैं पॉइंट्स, जितने भी बाहर हैं पॉइंट्स, वो सब मेरे लिए क्या होंगे, रिवील्ड प्रेफर्ड होंगे ओवर Z। रिवील्ड प्रेफर्ड का क्या मतलब है, या स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड का क्या मतलब है, कि वो Z से मुझे हमेशा ज़्यादा ही सेटिस्फैक्शन देंगे। क्योंकि आप अगर देखो Z से इधर मैं चली जाऊँ, यहाँ पर किसी पॉइंट पर अगर मैं चली जाऊँ, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर मेरी कमोडिटी Y भी ज़्यादा हो जाएगी और कमोडिटी X भी ज़्यादा हो जाएगी, सिंपली, है ना, ऐसा ही होगा। कमोडिटी Y भी ज़्यादा हो जाएगी और कमोडिटी
जेड भी ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए जो ये पॉइंट्स होंगे मेरे, जितने भी ए बी के बाहर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो स्ट्रिक्टली प्रेफर टू जेड होंगे। समझ में आती है ये चीज़? रिवील्ड इंफीरियर समझ में आता है, स्ट्रिक्टली प्रेफर समझ में आता है। चलो अब हम अज्यूम करते हैं कि मार्केट में प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स जो है वो फॉल कर जाए, ठीक है, मतलब एक्स जो कमोडिटी है उसका प्राइस मार्केट में गिर जाए, कम हो जाए, तो मेरा बजट कंस्ट्रेंट कहाँ शिफ्ट करेगा? मेरा बजट कंस्ट्रेंट मूव करेगा अलोंग द एक्स एक्सिस टूवर्ड्स द राइट, क्योंकि जैसे ही मेरा प्राइस कम हुआ अब एक्स का, तो एक्स की मैं ज़्यादा डिमांड कर सकती हूँ या फिर एक्स की मैं ज़्यादा परचेजिंग कर सकती हूँ। क्लियर? एक्स को मैं ज़्यादा कंज्यूम कर सकती हूँ मार्केट में। कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ वो अलग बात है, लेकिन मैं अब कर सकती हूँ। मेरे जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो चुका है क्योंकि उसका प्राइस कम हुआ है मार्केट में। क्लियर? चलो, तो इसीलिए मेरी बजट कंस्ट्रेंट क्या करी, जो मेरी बजट कंस्ट्रेंट है वो क्या करी, वो शिफ्ट कर गई। एक सेकेंड, कर्सर कहाँ गया? ये रहा। चलो, वो शिफ्ट कर गई कहाँ? बी से B1 पर शिफ्ट कर गई। तो अब मेरा न्यू बजट कंस्ट्रेंट क्या है? AB की जगह AB1। क्लियर? जो ये ब्लू लाइन है ये अब हो गया मेरा नया बजट कंस्ट्रेंट। अब हम अज्यूम करते हैं कि मार्केट में अगर अभी भी जो कंज्यूमर है उसे पॉइंट Z लेना है, ठीक है, वो चाहता है कि पॉइंट Z जो है उसके लिए अभी भी अफोर्डेबल रहे, ठीक है, अभी भी उसके लिए अफोर्डेबल रहे, और उसकी जो मनी इनकम है वो कांस्टेंट रहे। मनी इनकम कांस्टेंट रहने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितना भी इम्पैक्ट प्राइस के डिक्रीज होने से उसकी इनकम पर हुआ है उसे मैं एलिमिनेट कर दूं, क्योंकि मेरी जो कमोडिटी है एक्स, उसका प्राइस कम हुआ है। जैसे ही उसका प्राइस कम हुआ, इसका मतलब मेरी परचेजिंग पावर जो है वो इंक्रीज की होगी। जब भी हमारा किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो मेरी परचेजिंग पावर इंक्रीज करती है, इन शॉर्ट मेरी इनकम इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज इन इनकम का इफेक्ट आया ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इसे अगर मैं एलिमिनेट कर दूं तो इस एलिमिनेशन को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ? मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ये रेड डॉटेड लाइन से। दिस इज A-C विच इज द कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन लाइन, ठीक है। कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन लाइन क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है कि जो मेरी मनी इनकम है वो कांस्टेंट है, ठीक है। जो भी मेरे प्राइस से डिक्रीज होने से जो इनकम में चेंज आया था, जो इनकम इंक्रीज हुई है वर्चुअली, उसका इम्पैक्ट मैंने एलिमिनेट कर लिया है, ठीक है। अब क्योंकि एलिमिनेट किया तो मेरा कैसा शिफ्ट हो गया? इसमें इनडायरेक्टली मैंने अपनी इनकम कम करी है ना। इनकम जब कम करते हैं तो उससे क्या होता है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है ना। तो इट इज काइंड ऑफ अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द बजट कंस्ट्रेंट। तो ये कैसा है? A-C, ठीक है। चलो, अब इस A-C के ऊपर जो Z है अभी भी अफोर्डेबल है। क्लियर? Z जो है अभी भी अफोर्डेबल है, लेकिन आप देखो क्या A-Z के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें मैं Z के ऊपर प्रेफर करूंगी? देखो, A-Z के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है तो क्या मैं उसे Z से प्रेफर करूंगी? मैं प्रेफर नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? देखो, क्योंकि ये A-Z से नीचे है ना। पहले ही मैं बता चुकी हूं, जो भी ये AB लाइन है, AB लाइन के जितने भी नीचे पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे? रिवील्ड इंफीरियर टू Z होंगे। अब आप देखो इस A-Z को, तो ये जितनी भी लाइन है A-Z, ये मेरी AB के नीचे ही तो लाई कर रही है, AB के नीचे है, तो इसका मतलब इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो रिवील्ड इंफीरियर टू Z होंगे। तो सिंपली मैं अपनी जो कंजम्पशन है वो यहाँ इस रीजन में तो कर ही नहीं सकती, तो इस एरिया को तो मैं एलिमिनेट कर ही चलूंगी। क्लियर? तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है? मैं कहाँ पर कंज्यूम करूँ? मैं ZC के ऊपर कंज्यूम करूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा बजट कंस्ट्रेंट क्या है? A-C, और A-Z के ऊपर तो मैं कर ही नहीं सकती, तो इसका मतलब कहाँ कर सकती हूँ? ZC के ऊपर कर सकती हूँ। तो ZC पर जो मैं अपनी रिवील करती हूँ प्रेफरेंस, वो क्या सोचती हूँ मैं कि मैं W पॉइंट जो है उसको कंज्यूम कर लेती हूँ, ठीक है। जो W बंडल है उसे मैं कंज्यूम कर लेती हूँ, ये मेरी अजम्पशन है। चलो, अब जैसे ही मैं W पर कंज्यूम करूंगी तो मेरी X की देखो क्या क्वांटिटी मैं परचेज कर रही हूँ? OX2, ठीक है। OX2 जो ये रेड वाला है, ये सारा मैं क्या कर रही हूँ? परचेज कर रही हूँ। अब आप देखो, जैसे ही मेरा प्राइस फॉल हुआ था ना, देखो प्राइस फॉल हुआ था तो मैं कहाँ गई थी? B से B' गई थी या फिर B1 गई थी। उसके बाद मैंने कॉम्पनसेटिंग ड्रॉ करी है वेरिएशन लाइन, दैट इज A-C। तो
प्राइस तो मेरा फॉल डाउन ही है, प्राइस तो मेरा गिरा ही हुआ है मार्केट में। जैसे ही मार्केट में प्राइस कम हुआ, देखो मैं Z से W की तरफ चली गई। Z से W की तरफ जाने से क्या हुआ, मेरी कंजम्पशन ऑफ X जो है वो इंक्रीज कर गई OX1 से OX2 की तरफ। अब ये OX1 से OX2 जब गई तो ये कौन सा इफेक्ट है, ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है। अगर आप एग्जैक्टली समझना चाहते हो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या है, इनकम इफेक्ट क्या है, वो तो प्राइस इफेक्ट वाली क्लास में हम समझेंगे, जो 2 क्लासेस के बाद हम करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको इन शॉर्ट समझाना चाहूँ तो इसका क्या मतलब है, जैसे ही कमोडिटी एक्स का प्राइस कम हुआ, ठीक है, कमोडिटी एक्स का प्राइस कम हुआ तो मुझे क्या होगा कि इसका प्राइस कम है तो मैं इसे खरीद लेती हूँ, इसकी डिमांड में बढ़ा देती हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है जिसका प्राइस कम होगा उसकी क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा कर दो, है ना। तो जैसे ही एक्स का प्राइस कम हुआ, मैं सोचूंगी जो भी मैं वाई के ऊपर स्पेंडिंग कर रही थी उसे मैं सब्सटीट्यूट कर देती हूँ ओवर द स्पेंडिंग ऑन गुड एक्स, ठीक है, कि मैं अब वाई की जो कंजम्पशन है उसे कम कर देती हूँ और उसको सब्सटीट्यूट कर मैं एक्स के ऊपर ले आती हूँ, क्योंकि एक्स का प्राइस जो है वो कम हो चुका है। एक्स जो है वो रिलेटिवली चीप है एज कम्पेयर टू वाई, क्योंकि वाई का तो उतना ही प्राइस है मार्केट में, लेकिन एक्स का प्राइस कम हो चुका है। मतलब एक्स जो है अब वो वाई के कंपैरिजन में सस्ता हो चुका है। इसका मतलब अब मुझे इसकी कंजम्पशन ज़्यादा करनी चाहिए, वाई की कम कर देनी चाहिए। समझ में आ रही है ये चीज़। तो इसी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से वाई की कंजम्पशन कम की मैंने और उससे एक्स की कंजम्पशन में डाल दिया, एक्स की कंजम्पशन इंक्रीज कर दी। तो दिस इज सिंपली मेरा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। समझ में आ रही है ये चीज़। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से मैंने क्या किया है, x1 से x2 की तरफ मूव किया है। क्लियर। चलो अब लेकिन असलियत में तो ऐसा नहीं हुआ है। असलियत में क्या हुआ है, क्या ये जो A-C लाइन है ये मेरी असलियत है? नहीं, असलियत तो क्या है, AB1 है ना, यही तो हुआ था। जैसे ही मेरा प्राइस कम हुआ था तो मैंने कहाँ शिफ्ट किया, अपनी AB1 के ऊपर शिफ्ट किया। ये तो मैं अज्यूम कर चल रही हूँ कि अगर मेरी मनी इनकम कांस्टेंट रहती, A-C अगर मेरी इनकम होती तो मैं कहाँ पर कंज्यूम करती, पर ये असलियत थोड़ी ना है। असलियत तो क्या है, मैं अभी AB1 के ऊपर हूँ, मेरा जो बजट कंस्ट्रेंट है वो AB1 है। तो AB1 के ऊपर अगर मैं हूँ तो मैं कौन सा बंडल सिलेक्ट करूँगी, मैंने मान लिया मैं बंडल N सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने बंडल N सिलेक्ट किया तो अब देखो मैं कहाँ से शिफ्ट कर गई, W से N के ऊपर शिफ्ट कर गई। और जैसे ही W से N के ऊपर शिफ्ट किया मैंने तो मेरी कंजम्पशन ऑफ गुड X X2 से X3 हो गई, OX2 से OX3 हो गई। इसका मतलब मेरी कंजम्पशन ऑफ X इंक्रीज कर गई विद द फॉल इन प्राइस। अब आप देखो ये कौन सा इफेक्ट है, ये इनकम इफेक्ट है फ्रॉम X2 टू X3। अब इनकम इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट सिंपली है जैसे ही मेरा प्राइस कम हुआ मेरी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई। इसका मतलब प्राइस कम होने से एक कमोडिटी के मैं दोनों गुड्स को, गुड एक्स को भी गुड वाई को भी अब ज़्यादा कंज्यूम कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी परचेजिंग पावर बढ़ चुकी है। मेरी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने की जो पावर है, जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज कर गया है मार्केट के अंदर। अब जैसे ही वो इंक्रीज किया इसका मतलब इन शॉर्ट मेरी इनकम इंक्रीज की है। अब जब इनकम इंक्रीज होती है तो मैं जितनी भी कमोडिटीज कंज्यूम कर सकती हूँ उन सबकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज कर पाऊंगी। क्लियर। इससे पता चलता है कि X2 जो है वो X3 की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर। इनकम बढ़ने से मेरी कमोडिटी X की कंजम्पशन इंक्रीज कर जाएगी। दिस इज सिंपली इनकम इफेक्ट, ठीक है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या था, प्राइस के कम होने से मैंने सब्सटीट्यूट किया Y से X की तरफ, तो X की कंजम्पशन बढ़ी। अब इनकम इफेक्ट क्या है, प्राइस कम होने से मेरी परचेजिंग पावर बढ़ी। परचेजिंग पावर बढ़ने से क्या हुआ, मेरी इनकम बढ़ी। इनकम बढ़ने से क्या हुआ, अब मैं X को भी ज़्यादा कंज्यूम कर सकती हूँ और Y को भी ज़्यादा कंज्यूम कर सकती हूँ। तो वो जो X में इंक्रीज हुआ है दैट इज मेरा इनकम इफेक्ट। क्लियर। अब इवेंचुअली क्या हुआ है, मेरा प्राइस कम होने से X1 से X3 की तरफ पहुंच गई हूँ मैं। अगर मैं इन शॉर्ट देखना चाहूँ, पहले X1 पे थी, फिर X2 पे आई, फिर X3 पर आई। तो इवेंचुअली क्या हुआ है, मैं X1 से X3 के ऊपर आई। तो ये पूरा क्या है, मेरा प्राइस इफेक्ट है, ठीक है। प्राइस इफेक्ट क्या है, जैसे ही मेरा प्राइस ऑफ कमोडिटी X कम हुआ, कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी X जो है वो इंक्रीज कर गई फ्रॉम OX1 टू OX3। अब ये जो चीज़ मैंने बोली, क्या बोली, जैसे ही प्राइस कम हुआ कमोडिटी X की कंजम्पशन इंक्रीज करी। ये हमने कहीं पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड में। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जैसे ही प्राइस कम होता है कमोडिटी का, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी इंक्रीजेस।
या फिर अगर प्राइस बढ़ जाता है किसी भी कमोडिटी का तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, यही चीज़ होती है। तो यहाँ पर अब लॉ ऑफ डिमांड लग रहा है। इसका मतलब जो आरपीटी थ्योरम है वो भी क्या कह रही है, वो भी यही कह रही है कि अगर प्राइस कम होता है किसी भी कमोडिटी का तो जो डिमांड है उस कमोडिटी की वो क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। जैसे ही प्राइस कम हुआ कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज कर गई। तो इस केस में भी डिमांड कर्व कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। समझ में आता है सबको अच्छे से। इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा भी हुआ है अच्छे से, मैंने एक्सप्लेन कर कर। अगर आपको ये चीज़ पढ़नी है तो 2 मिनट के लिए पॉज कर कर आप पढ़ भी सकते हैं। क्लियर। और जब आप इसको पढ़ लें तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर। चलिए, तो आई होप आपने देख लिया होगा पॉज कर कर, क्योंकि अब मैं तो पॉज नहीं हो सकती हूँ आपके साथ, वीडियो जो है आपने पॉज कर ली होगी। चलिए, तो आज के लिए हमारे जो टॉपिक्स थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्या क्या थे? रिवील प्रेफरेंस थ्योरी किसने दी है? पॉल सैमुएल्सन जी ने दी है, 1938 में दी है। कौन से स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते हैं? नियो केनेजियन को बिलोंग करते हैं। उसकी स्टेटमेंट हमने पढ़ ली, रिवील प्रेफरेंस की क्या होती है, अजम्पशंस देख ली, रैशनैलिटी, कंसिस्टेंसी, ट्रांजिटिविटी। देन डिमांड कर्व कैसे हमारा डिराइव होता है, कैसा डिमांड कर्व होता है, आरपीटी के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है। ये भी यही रिप्रेजेंट करता है, अगर कमोडिटी का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड इंक्रीज करेगी। सेम जो है आपका मैं होमवर्क देती हूँ, अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। आप ट्राई करना, अभी मैंने जैसे प्राइस डिक्रीज किया है तो मेरा शिफ्ट किस तरफ गया, AB1 पे आगे की तरफ गया। अगर प्राइस बढ़ जाता तो क्या होता, अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता मेरा बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है, उससे क्या होता, कमोडिटी एक्स की कंजम्पशन डिक्रीज कर जाती, यहाँ पर तो इंक्रीज करिए। तो उस केस को भी आप घर पर जाकर ट्राई करना, प्राइस इंक्रीज के केस में। अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स का जो प्राइस है वो इंक्रीज कर जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आरपीटी थ्योरम से आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना, तो आप ये ट्राई कर देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर ये कॉन्सेप्ट। चलो, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो टिल नाउ। अगर आप आने वाली मेरी वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं, खासकर आरपीटी की जो पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, उसे मिस नहीं करना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस आउट ना करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जो है, नीचे जो थंब है उसको बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, क्योंकि YouTube की एल्गोरिदम जो है वो ऐसे ही चलती है। अगर आप लाइक करेंगे तो YouTube को पता चलेगा कि हाँ आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो वो आगे इस वीडियो को प्रमोट करेगा। जैसे ही वो इस वीडियो को प्रमोट करेगा उससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ठीक है, और मेरी सेटिस्फैक्शन आपकी वीडियोस जो है आने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर मैं सेटिस्फाइड रहूँगी तो मैं और जल्दी वीडियोस लेकर आऊँगी। वैसे तो मैं रोज़ वीडियो है जो है पोस्ट करती रहती हूँ, हो सकता है एक दिन में आपको 2 वीडियोस भी देखने को मिल जाए, है ना। तो अगर आप GRF क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे साथ इस जर्नी में बने रहिए, आपका GRF 2023 का पक्का से क्लियर हो जाएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो माइंड योर इकोनॉमिक्स नाम से मेरा चैनल है, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं जितनी भी PDFs हैं वहाँ पर अपलोड करती रहती हूँ। देन अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना चाहते हैं तो हैंडल माइंड योर इकोनॉमिक्स के नाम से ही है, वहाँ पर आप देख सकते हो। वहाँ पर मैं अपनी शॉर्ट्स तो यहाँ पर यूट्यूब पर होते हैं, जो रील्स हैं वो वहाँ पर शेयर करती रहती हूँ। अपनी थोड़ी फ़नी वीडियोस भी होती हैं उसके अंदर, क्योंकि इंस्टाग्राम इज़ नॉट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप पढ़ाई करवाएं। ठीक है, तो मैं वहाँ पर इंस्पिरेशनल कोट्स वगैरह सेंड करती रहती हूँ, वो भी अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हो। अगर आप किसी बिजनेस इंक्वायरी के लिए मुझे ईमेल करना चाहते हैं तो mindyoureconomics@gmail.com के ऊपर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। सो स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड नर्डी एंड डू नॉट फॉरगेट टू माइंड योर इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच।